Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Chapter Wise Psychology Lectures. Chapter 1 to 13 कम्प्लीटली चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 14 हमारा स्टार्ट है जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में है। 8 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9। टॉपिक है प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट में 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। कंसेप्शन से लेकर यानी एक सेल से लेकर जब तक डिलीवरी होती, जब तक बच्चा इस दुनिया में आता, जब तक बच्चे की बर्थ होती, ये सारा पीरियड जो है वो प्री नेटल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। प्री नेटल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत सी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। ह्यूमंस में जो प्री नेटल डेवलपमेंट होती है इसको एंटी नेटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। प्री नेटल डेवलपमेंट जो होती है इसके 6 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ हेरिडिटी इंडोवमेंट। अब इंडोवमेंट क्या होता है? क्वालिटी पोजेस्ड बाय समवन, यानी अगर कुछ फिज़िकल ट्रेट्स हैं जैसे आई कलर है, हेयर्स हैं, हाइट है, अगर ये हमारे पेरेंट्स से हमारे में ट्रांसफ़र होगी तो हम इसको कहेंगे कि ये हेरिडिटी इंडोवमेंट है। ठीक है, तो इंडोवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेट्स हम अपने पेरेंट्स से या एंसेस्टर से अचीव करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वो करैक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हेरिडिटी इंडोवमेंट कहा जाता है। अब कुछ फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो कि बर्थ से पहले और बर्थ के बाद इंडिविजुअल के फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ फेवरेबल कंडीशंस। जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो बेटर कंडीशंस होती हैं, वो बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होती, इसीलिए वो बेबी के डेवलपमेंट को मेंटेन करती हैं, रेस करती हैं, ब्रिंग अप करती हैं। जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो बेबी की डेवलपमेंट और ग्रोथ को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती हैं और फ्यूचर में भी उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू बेबी जो क्रिएट हो रहा होता है उसकी सेक्स जो है वो फिक्स्ड होती है। मदर की कोई भी कंडीशन बेबी की सेक्स को अफेक्ट नहीं करती। बेबी मेल है या फीमेल है वो उसका फिक्स्ड होगा। मदर की कोई भी कंडीशन जो है वो सेक्स को चेंज नहीं कर सकती। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि प्री नेटल डेवलपमेंट का जो पीरियड है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है और ज़्यादातर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इस पीरियड में होती है। बेबी जो है वो एक छोटू से सेल माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल से बनना स्टार्ट होता है और जिस तरह आपको नीचे पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह स्मॉल सेल होता है फर्स्ट स्टेज पे एंड देन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है। आगे जब हम जाके इसके स्टेजेस पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वीक में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है एंड सो ऑन। तो स्मॉल सेल से बनना स्टार्ट होता है और जब तक उसकी बर्थ होती तब तक उसका नॉर्मल जो उसकी लेंथ है वो 20 इंचज़ तक होती है और वेट जो है 7 पाउंड्स तक पहुंच जाता है। और फिर जैसे जैसे वीक्स पास होते रहते हैं वैसे ही बच्चे की पूरी बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली डेवलप होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्री नेटल डेवलपमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का और इसमें बहुत ही फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं जो बेबी की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्री नेटल पीरियड इज़ अ टाइम ऑफ मैनी हैज़र्ड्स। ठीक है, जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस है जो बच्चे की फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप जब केयर करते हो, प्रिकॉशंस का यूज़ करते हो तो फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जब आप केयर नहीं करते, प्रिकॉशंस का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर कहीं न कहीं बच्चे की फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं अफेक्ट होती है। अब मदर के इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, उनका एटीट्यूड जो है वो भी बेबी को जो कि मदर के वॉर्म में होता है उसको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है। अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा लोगों का तो उसकी वजह से मदर पे इफ़ेक्ट होगा। जब मदर पे इफ़ेक्ट होगा तो मदर का होम्योस्टेसिस जो है जो फ़िज़ियोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस करता है वो इफ़ेक्ट होगा। जब वो इफ़ेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका असर जो है वो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे होगा। तो इसीलिए मदर को भी चाहिए कि वो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखे और मदर के इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो मदर को पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हर इंडिविजुअल जो है ना उसकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कहीं इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं बच्चे को अफेक्ट करता है। जिस तरह इन्वायरमेंट बेबी की हेल्थ को, ग्रोथ को अफेक्ट करता है, उसी तरह हेरिटेड या जेनेटिक्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रोल ऑफ हेरिडिटी एंड मैच्योरेशन। हमारे जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल करैक्टरिस्टिक्स और इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे जेनेटिक्स इन करैक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है, वहीं पे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि हमारे जेनेटिक्स फैक्टर्स जो हैं वो और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, ये दोनों जो हैं वो हमारे फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स में हमारी हाइट, वेट, ओबेसिटी, टोन ऑफ वॉइस, ब्लड प्रेशर, टूथ डिके, एथलेटिक एबिलिटी, फिटनेस ऑफ हैंडशेक, एज ऑफ डेथ, एक्टिविटी लेवल आते हैं। जबकि इंटेलेक्चुअल करैक्टरिस्टिक्स में मेमोरी, इंटेलिजेंस, एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, रीडिंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मदर में मेंटल रिटार्डेशन है या मदर इतनी इंटेलिजेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और अगर उसी बच्चे को स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो हो सकता है कि नालायक जो मदर है उसका बेटा जो है वो इंटेलिजेंट हो जाए, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट ने सपोर्ट किया है। देन इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स एंड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें शाइनेस, एक्सट्रोवर्शन, इमोशनलिटी, न्यूरोटिसिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी एंड अल्कोहलिज्म है। यही वजह है कि जब साइकोलॉजिस्ट के पास कोई भी पेशेंट आता है तो वो बर्थ से पहले से लेकर यानी प्री नेटल डेवलपमेंट से लेकर बच्चे की जो एज होती है उस एज तक बच्चे की सारी हिस्ट्री ली जाती है, पेरेंट्स से भी ली जाती है और फादर जो हैं उनसे भी हिस्ट्री ली जाती है और बच्चे से भी सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि पता लग सके कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे की पर्सनैलिटी में या मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। जिस तरह ऊपर हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, तो ये सारे जो हैं हेरिडिटी या हमारे जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं इन सारे करैक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है। और उसके अलावा सेम वही बात है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी हमारी या बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसी तरह रोल ऑफ़ इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंट जो है वो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में, हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना जाएँ तो बहुत सी चीज़ें जो है वो हम लर्न नहीं कर सकते। इसी तरह हम आउटिंग पे जाते हैं, सोशल ग्रुप्स में ऐड होते हैं, एनजीओज़ का पार्ट बनते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करती हैं। अगर हम इन चीज़ों का पार्ट नहीं होंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सी ख़ामियाँ जो हैं वो रह जाती हैं। हम तरक्की नहीं कर सकते, हम सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम किसी अच्छी मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। नेक्स्ट इज़ इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच कहती है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों मिलकर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना रोल किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब कंसेप्शन स्टार्ट होती है, जब बेबी बनना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे हमारी सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वन मेंबर ऑफ ईच पेयर जो है वो मदर से आता है और अदर पेयर जो है वो फादर से आता है। अब ये पेयर्स डिफ़ाइन करते हैं कि जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, जो सेक्स होती है वो बच्चे की मेल होगी या फिर फीमेल होगी। तो टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 होते हैं और हर क्रोमोसोम्स में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट इज़ रोल्स ऑफ जीन्स। अब कुछ कॉमन जीन्स होते हैं और कुछ यूनिक जीन्स होते हैं। कॉमन जीन्स जो है ना वो हार्ट,
सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, लंग्स, ऐसी चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ये कॉमन इसीलिए होते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल में हार्ट को कंट्रोल करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की वर्किंग को देखते हैं, ब्रेन, लंग्स और सारी चीज़ों को ये देखते हैं। अब कुछ जो है ना वो यूनिक जीन्स होती हैं। अब उन यूनिक जीन्स की वजह से हम सब की हाइट, हम सब का आई कलर, हम सब के फेशियल एक्सप्रेशन या फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे की सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होती है। जो मदर होती है ना, मदर में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फ़ादर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। मदर में एक्स क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि वो फीमेल होती है, और जो फादर जो है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम जो है ना वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेल है। अब एक एक्स पेयर अगर मदर से आएगा और एक एक्स पेयर फादर से आएगा तो ये दोनों एक्स एक्स बन जाएंगे। जब एक्स एक्स बनेंगे ना तो जो बच्चा है उसकी सेक्स फीमेल होगी। अब अगर मदर से एक एक्स क्रोमोसोम आता है और फादर से एक वाई क्रोमोसोम आता है तो ये एक्स वाई का पेयर बन जाता है। जब एक्स वाई का पेयर बन जाएगा तो बच्चे की जो सेक्स है वो मेल होगी। इन शॉर्ट, अगर बेबी गर्ल पैदा होती है तो इसका मतलब है कि मदर ने एक्स क्रोमोसोम तो दिया ही दिया, फादर ने भी एक्स क्रोमोसोम दिया। अगर बेबी बॉय पैदा होता है तो इट्स मीन एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया था और वाई क्रोमोसोम फादर की तरफ से आया था। जब एक्स वाई का कम्बिनेशन बना तो मेल पैदा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जब बेबी बॉय होता है तो इट्स मीन फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया। अगर बेबी गर्ल होगी तो इट्स मीन फादर ने एक्स क्रोमोसोम दिया। ठीक है, तो अगर बेबी गर्ल पैदा होती है तो इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता, बल्कि मर्द जो है उसकी तरफ से ही एक्स क्रोमोसोम आया होता है। और अगर बेबी बॉय पैदा होगा तो इट्स मीन फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया, क्योंकि मदर के पास तो दोनों एक्स ही होते हैं। तो फादर जो है उसके पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है। एक्स अगर ट्रांसफ़र होगा तो फीमेल पैदा होगी, अगर वाई ट्रांसफ़र होगा तो मेल पैदा होगा। इसीलिए औरतों को हम नहीं कह सकते कि उनकी वजह से फ़ीमेल पैदा हुई है या फिर मेल पैदा हुआ है। तो मेल जो हैं उनका बेबी की रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन हो वो उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन ज़रूर दे जो बेटे और बेटी में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं और बेटा ना पैदा होने पे औरत को कसूरवार ठहराते हैं।